अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। बहुत सारी चीज़ें हैं इस हफ्ते, बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिस पर बात करेंगे। सबसे बड़ा मसला तीसरे वज़ीर ख़जाना का। क्या तीसरा वज़ीर ख़जाना मईशत को संभाला दे पाएगा? पाकिस्तान और इंडिया से तिजारती ताल्लुकात की बहाली का फैसला एक बार फिर मौखर हो गया। IMF का असर बढ़ता जा रहा है, अवाम इंतहाई परेशान है। ज़ाहिर है अवाम के लिए टेंशन ये है कि IMF का असर रसूख पाकिस्तान की मईशत पर बढ़ता जाएगा तो महंगाई का पारा हाई होता जाएगा। महंगाई 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर 9.1% है और ये गवर्नमेंट के अदाद-ओ-शुमार हैं, लेकिन हकीकी मानों में अगर आप देखें तो आम आदमी के लिए जो चीज़ 250 रुपये की थी अब वो 400 रुपये पर जा पहुंची है। जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है मुर्गी की गोश्त की कीमत, और फिर इसी तरह आटा, घी, चावल, चीनी, दाल, हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं। चीनी आउट ऑफ कंट्रोल है, 100 से ऊपर बिक रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 90 तक और 98 तक कहीं ना कहीं मिल रही है। लेकिन बहरहाल लोगों की ये शिकायत है कि 100 से ऊपर चीनी के रेट्स हैं। हुकूमत ने रवा माली साल के पहले 7 माह में 6 अरब और 51 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया। इसी तरह IMF का ये कहना है और वर्ल्ड बैंक का कि पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर कर्ज के असरात छाए रहेंगे। कर्ज के असरात अगर छाए रहे तो GDP की शरह क्या होगी और किस तरह उसकी गिरावट को बेहतरी में बदलने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। हमाद अजहर साहब ने बहुत सारी बातें की हैं, उस पर बात करेंगे। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर बात करेंगे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। तेज़ उतार चढ़ाव है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल में। 1000 पॉइंट एक ही दिन में गिर रहे हैं और फिर रिकवरी भी हो रही है चंद पॉइंट्स की। आज भी 170 पॉइंट्स की कमी है, लेकिन अगर रियल स्टैटिस्टिक्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है और कैपिटलाइजेशन अपनी जगह मौजूद, लेकिन जो शेयर प्राइस है उसमें गिरावट है, बहुत तेज़ फ्लक्चुएशन। क्या वजूहात है, क्या मामलात हैं, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। नईम सिद्दीकी साहब माहिर इक़्तिसादियात हैं, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है। राना एहसान अफजल खान साहब माहिर मुआशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर मिर्ज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नईम साहब, ज़रा स्टॉक मार्केट से थोड़ा शुरू कर लें मामलात। सर क्या वजह है 1000 पॉइंट एक दिन और ये रेगुलर हो रहा है? सर देखिए सर, जब भी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी होती है मार्केट सबसे पहले रिएक्ट करती है। दुरुस्त। अभी देखें कि आपने जैसे पहले कहा अपने इंट्रो में कि तीसरा वज़ीर ख़जाना आ गए। अब जब तीसरा वज़ीर ख़जाना आ गया है तो उसके साथ ही हुकूमत को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई है। वो कभी कहते हैं कि जी हम एक इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाएंगे, उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे, शौकत तरीन साहब को बुलाया जा रहा है कि वो उसके कन्वीनर होंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो अभी ये जो हमारे तीसरे वज़ीर ख़जाना हैं ये भी लाइक आदमी हैं, बेशक बहुत पढ़े लिखे होंगे, लेकिन फ़ाइनेंस के मामलात को हैंडल करने के लिए आपको एक बहुत तवील तजर्बा चाहिए, क्योंकि आपको ना मकामी इंस्टीट्यूशन से आपको डील करना होता है बल्कि आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में डील करना है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है, FATF है। अब FATF सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है। अच्छा, अब इसको देखते हुए जैसे ही हफीज़ शेख साहब गए हैं, जबकि उनके जाने की कोई वजह जून तक नहीं थी, लेकिन शायद प्रेशर ज़्यादा हुआ तो उनको कहा गया कि आप रुखसत ले लें। अब उनके जाने के बाद ये हुआ कि मार्केट में एकदम रिएक्शन आ गया। उस दिन मार्केट 1000 पॉइंट जो है ना वो गिर गई। उसके बाद 3 दिन से मार्केट जो है वो एक सौरो मूड में है, मार्केट डाउन है। कल भी मार्केट जो है ना गिरी तो 159 पॉइंट थी, लेकिन इंडेक्स जो है वो 700-800 पॉइंट के इक्वलेंट गिरा है। आज भी मार्केट जो है ना बहुत वॉलेटाइल है। आज भी जितने बड़े शेयर्स हैं, फिर आपने देखा होगा कि अभी कुछ इंक्वायरीज खुल गई हैं, जैसे कहा गया कि ऑयल कंपनीज ने जिन्होंने 20 दिन से स्टोरेज का इशूज़ थे उनके खिलाफ केसेज होंगे। IT सेक्टर भी काफ़ी, IT सेक्टर का तो बेड़ा ही गर्क हो गया सर। IT सेक्टर को तो इन्होंने वो जो एक शेयर जो था वो 302 रुपये से गिरता आज वो 170 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। ये तो मतलब IT सेक्टर पे तो इन्होंने एक फियर क्रिएट हो गया ना। अब होता गया ये IT जो है ना ये एक नॉन टेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है। ये आपके माइंड से चलती है, आपके दिमाग का इंटेलेक्ट है। वो आप उठाते हैं यहाँ से, कहते हैं अच्छा जी मैं तो जो दुबई जा रहा हूँ। मैं आज आपको 10 कंपनीज़ का बता सकता हूँ जो पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट हो रही, इसलिए कि उन्होंने कहा जी हमने तो कंप्यूटर पे काम करना है, हमने डेवलपमेंट करनी है। हम यहाँ पे किस किस को जवाब देंगे कि सर्विसेज क्या होती हैं, उसकी टैक्सेशन कैसी होगी है, सेल टैक्स के रिटर्न कैसे देंगे। तो बेसिकली जो प्लानिंग है वो इंतहाई उसका शदीद फुकदान है, पॉलिसी मेकिंग बिल्कुल नहीं हो रही। और ख़ास तौर पे अभी जो इकनॉमिक टर्मोइल आप देख रहे हैं, देखिए वज़ारत ख़जाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आपके टोटल 4 हेड्स हैं जो इनकम जिससे आती है, और 100 से ज़्यादा हेड हैं जहाँ आप खर्च करते हैं। अब वो उसकी इक्वलेंस जो है वो आप उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। आपके पास फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये हैं और आपका खर्चा 500 रुपये है, तो आप बताइए 100 रुपये को कहाँ खर्च करेंगे? आपने बात की बड़ी बुनियादी मिसाल रिक्वायर्ड है, एक बड़ा मामला है और इसके असरात स्टॉक मार्केट। अच्छा, उसके बाद आप राइट लेफ्ट देख रहे हैं, आप शौकत तरीन साहब से बात कर रहे हैं। सर ये इस पे थोड़ा सा रुके ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे करते हैं, इस पे आगे बढ़ते हैं, करते हैं। नासिर साहब कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। नासिर भाई, बहुत सारी चीज़ें आज ज़रा बात करने की। इंडिया पाकिस्तान के साथ तिजारती बहाली का एक मंसूबा था जो अब मौखर हो गया, इस पर तो बाद में आते हैं। पहले सर वज़ीर ख़जाना की तब्दीली, बतौर चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रेसिडेंट हैं, और ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स, आप सारे लोग एसोसिएटेड हैं, और रावलपिंडी तो बहुत ज़्यादा मुतारिक चेंबर ऑफ कॉमर्स है। सर कैसे देख रहे हैं, क्या तीसरा वज़ीर ख़जाना जो मईशत के हिचकोले हैं ऊपर नीचे और बहुत तेज़ी से ये जो विसिसिट्यूड्स हैं इकोनॉमी के, इसको संभाला देने के लिए कोई बेहतर बात है कि तीसरा वज़ीर ख़जाना, और शायद अब चौथा भी हो सकता है? सर थैंक यू वेरी मच इरशाद साहब। चाहे वो तीसरा हो चाहे चौथे की आने की जो खबरें बाज़गश्त सुनाई दे रही है, हमारा तो आइडिया था कि शायद कोई प्रोफेशनल साहब भी आए जाएंगे। मे बी वी वर एक्सपेक्टिंग शायद असद उमर साहब दोबारा इसको टेक ओवर कर ले। जो फाइनेंस से रिलेटेड है, डेफिनेटली हमाद अदर साहब नो डाउट एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही टैलेंटेड वजीर है, लेकिन जहां तक जब हम बात करते हैं वजीर खजाना की, जिनकी वजह से काफी इस मुल्क की जो जितनी इकॉनमी है वो सर्कुलेट करनी थी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि जो कल ही उन्होंने परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने इंडिया के साथ बायलैटरल ट्रेड की बात की और उन्होंने कंफर्म किया कि करने जा रहे हैं, और कल कैबिनेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि मतलब वो चाहे तीसरे भी आ जाए और चौथे भी जाए, जब तक वहां पे एक प्रोफेशनल वजीर खजाना नहीं आएंगे तो ये चीजें नहीं संभल पाएंगी ना। नासिर भाई, हफीज शेख साहब तो प्रोफेशनल थे, पीपल्स पार्टी के दौर से चले आ रहे हैं, IMF के साथ पहले से डील करते हैं, उतार चढ़ाव जानते हैं, स्टेट बैंक को जानते हैं, और इन्फ्लेशन कैसे बढ़ाई और कम की जाती है ये जानते हैं, इकॉनमी बड़ी बेहतर जानते हैं। अगर वो ना कर सके तो हमाद अजहर साहब तो बड़े यंग हैं। हाँ नहीं, हमाद अजहर साहब यंग भी है, फिर हमाद अजहर साहब की ये फील्ड भी नहीं है। देखिए हफीज शेख साहब की जो प्रॉब्लम थी, एक्चुअली जो नेगोशिएशन थी विद द IMF, वो हमें मतलब सही तरीके से नहीं चल पाए, जिसकी वजह से जितना भी महंगाई की आप बात कर रहे हैं, जो भी महंगाई हो रही है, वो तमाम नेगोशिएशन, क्योंकि हमने जितनी भी अभी इम्प्लीमेंटेशन की है, जैसे अभी तकरीबन 150 अरब की जो सब्सिडी थी गवर्नमेंट ने डिफरेंट जगहों पर दी हुई थी, वो वापस ली है। वो डेफिनेटली दैट इज इंडिकेशन ऑफ IMF, और हम उनको किसी जगह पर भी रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो गवर्नमेंट का शायद मेरे ख्याल से सबसे पहले एम्फेसिस है दैट शुड बी कि हाउ, मतलब अपने मुल्क के हालात देखते हुए आपने डेफिनेटली जो चीजें माननी है IMF की, वो अपनी जो ग्राउंड है, जो रियलिटी है, उसको देखते हुए करना पड़ेगा। अगर आप एज इट इज जो IMF कहता जाएगा आप इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, जिस तरह भी आपने जिक्र किया, जो महंगाई की शरह है जो 9.1% से बढ़ती जा रही है, जबकि अगर एक्चुअली 8 और 10+ के ऊपर है, तो वो चीजें इस तरह हाथ से बाहर निकलती जाएगी। राणा साहब, सर इसी पर तीसरा वजीर ख़जाना, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके जहन में, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल है सर कि हमारी मईशत के लिए वजीर ख़जाना की तब्दीली ज़रूरी है या फिर पॉलिसीज़ का फुकदान है, पॉलिसी की तब्दीली ज़रूरी है? देखिए, जो वजीर ख़जाना की सीट है वो प्राइम मिनिस्टर के बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट सीट है पाकिस्तान के अंदर, तो इसका बार बार तब्दील हो जाने का ये मतलब है कि PM और FM का जो कोऑर्डिनेशन है उसका फुकदान है, और अभी तक ये सेटल डाउन नहीं हुआ। तो ये तफ्शीशनाक चीज है कि तीसरी दफा 3 साल भी नहीं पूरे हुए और तीसरा वजीर खजाना चेंज हो गया, और अभी चौथे की बात हो रही है कि असल में इकोनॉमिक पॉलिसी ड्राइव शायद कोई और करे। तो ये देखिए, इससे अनसर्टेनिटी पैदा होती है, और इससे यही जो है वो हर बंदा यही इमेज लेगा कि अभी तक टीम सेटल नहीं हुई, और अभी तक कोऑर्डिनेशन आपस में जो है उस तरह की नई मजबूती इसके साथ नहीं हो सकी जिस तरह की पहले दिन से होनी चाहिए। तो इससे जो मैसेजिंग है वो गलत जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि जो नए वजीर खजाना आए हैं वो बेहतर पॉलिसीज लेके आएंगे और कुछ बेहतरी आएगी। उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए। एक ब्रेक पर जाता हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगा तो ज़रा ये बात करते हैं कि अब हम उम्मीद अच्छे की बात कर रहे हैं। कोई 3 साल का अरसा हो गया गवर्नमेंट को, हाफ से ज़्यादा टाइम गवर्नमेंट अपना गुजार चुकी है।
तिजारती पॉलिसी अभी तक कागजात में है, बाहर नहीं आई। अगर वो अभी भी नहीं आती तो आगे जाकर जो मईशत के असरात कोरोना के साथ जुड़े हैं वो किस तरह से इस मईशत पर असरअंदाज होंगे और फिर IMF का बढ़ता असर। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले IMF की बात हो रही थी, पाकिस्तान इंडिया के जो टाइल्स हैं ट्रेड के दरमियान उसकी बात हो रही थी, जिसको फैसले को मौखर किया गया है। पाकिस्तान चीनी और कपास की दरामद की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है? और भारत में चीनी के रेट्स पाकिस्तान से बेहतर क्यों हैं, जबकि पाकिस्तान में भी गन्ना की फसल काश्त की जाती है। पाकिस्तान में ढेर इंडस्ट्रीज़ हैं, शुगर रिलेटेड शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, फिर भी ये सट्टा माफिया क्या चीज़ है और बीच का मिडल मैन क्यों है? अगर ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी तो कौन करेगा? अगर शहजाद अकबर साहब आके कहते हैं कि सट्टा माफिया रेट तय कर देता है, तो फिर इस रेट तय करने वाले को पकड़ेगा कौन? और जो पकड़ेगा वो फिर उस रेट को दोबारा नॉर्मल कैसे करेगा? बहुत मुश्किल बातें ये मैं ज़रा जानना चाहूँगा तीनों हजरात से। मैं चाहूँगा पहले ज़रा नासिर साहब से इस पर बात करूँ। नासिर साहब, सर रेट तय हो जाते हैं शुगर के, कैसे हो जाते हैं सर? कौन कर लेता है? शहजाद अकबर साहब ने नाम तो नहीं बताया, सट्टा माफिया बताया, लेकिन क्या रेट तय करने के बाद गवर्नमेंट का असर ख़त्म हो जाता है, वो कुछ नहीं कर सकती? और इंडिया से हम चीनी मंगवाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान भर में गन्ने की फसल भी काश्त होती है, पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री भी है, क्यों मंगवाएंगे हम बाहर से चीनी? अच्छा, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है सलाम साहब कि गवर्नमेंट हर दफा कोशिश करती है और फिर इस किस्म का जो कर्टल है ये हमेशा आज का नहीं है, और ये वही लोग हैं जो असेंबली में भी बैठे हुए हैं, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर भी और हमारे नेशनल असेंबली के अंदर भी, जो इसका मुकम्मल कंट्रोल करते हैं और वही इसका रेट निकालते हैं और इनके आगे गवर्नमेंट बेबस होती है। गवर्नमेंट के पास इसका सब्स्टिट्यूट जो होता है वो यही था कि किसी तरीके से गवर्नमेंट ये बाहर इम्पोर्ट किया जाए। लेकिन जो लास्ट टाइम अभी जो पहले परसों बयान दिया था हमारे वजीर खजाना साहब ने कि हम इंडिया से गंदम और चीनी को इंपोर्ट करने जा रहे हैं, जो फिलहाल आई थिंक टेम्परेरी तौर पे कल वो रिजेक्ट हो गया है। लेकिन बेहतर यही है मुल्क की बेहतरी के लिए कि हमें ये चीनी और तमाम चीज़ों को इंपोर्ट करना चाहिए, ताकि हमारे जो लोकल ज़ख़ीरा अंदोज जो ये माफिया बैठा हुआ है उनको किसी तरीके से रस्सी डाली जा सके। लेकिन ये इसके लिए गवर्नमेंट को डिसीजन करने के लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और जहां तक आपने बात की इंडिया के साथ जो हमने इकोनॉमी की बात की है उसमें कोई बुराई नहीं है, हमें अपने नेबर्स के साथ इसमें काम करने में कोई हर्ज नहीं है, वो इंडिया हो चाहे और दूसरे ममालिक हो। लेकिन सिर्फ उसके अंदर जो एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो जो सी है ना वो रहनी चाहिए, वो इस तरह ना हो कि वहाँ से तमाम चीज़ें आनी शुरू हो जाए और हम लोग कुछ भी ना कर पाए। यही बात सबसे इम्पोर्टेंट है। राना साहब पहले ज़रा इस पर कॉमेंट कर लें सर। देखें, सबसे पहले इंडिया के साथ ट्रेड जब बंद की तो उसके क्या मकासद थे? क्या वो मकासद अचीव हुए? अभी तक कोई आप उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस ला सके? अगर नहीं ला सके उन मकासद के ऊपर तो फिर इसको रिव्यू करना चाहिए, हमें अपना इकोनॉमिक बेनिफिट देखना चाहिए। और मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूं कि जो इंडिया के साथ ट्रेड बंद हुई है, कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो आज भी इंडिया से आ रहे हैं, लेकिन या वो दुबई के जरिए आ रहे हैं या वो चाइना के जरिए आ रहे हैं या रीरूट होके वापस आ रहे हैं। तो अगर हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट है तो उसके ऊपर जरूर हमें वो लेना चाहिए है, ट्रेड बहाल होनी चाहिए है, उससे मुल्कों के रिलेशनशिप भी बेहतर होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ताज्जुब की ये बात है कि जो हुकूमत एक चीज एक दिन अनाउंस करे और अगले 3 दिन जो है उसके बिल्कुल बरक्स जो है वो मूवमेंट कर ले, तो इससे अनसर्टेनिटी पैदा होती है, हुकूमत की बातों पे टूटता है। तो मैं समझता हूं कि या तो वो पहले अनाउंसमेंट ना करते कि हम ये करने जा रहे हैं, और अगर अनाउंसमेंट कर ली थी तो उसके ऊपर स्टैंड लेते। लेकिन ये पाकिस्तान की हुकूमतों का अलमिया यही है कि जो है वो पॉलिसी हमारी इसी तरह ही होती है और अनसर्टेनिटी को जो है वो फरोग देती है। तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं साहब ने सही बात की। देखें, इंडिया के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो खाली इकोनॉमिक रिलेशनशिप के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते अनलेस कि हमारा जो उनके साथ जो मेन कोर इशू है वो है कश्मीर का।
इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को आपने देखा कि एब्रोगेट किया 365-37A। उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत पूरी दुनिया में जाके इसके खिलाफ मुहिम चलाई, यूएनओ में हम गए, हमने पूरी दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश की। अब इस वक्त हमारा एक सेंटिमेंट्स हैं इंडिया के साथ, हमारे एक इश्यूज़ हैं उनके साथ, हमारे कश्मीरियों के साथ जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं या उनके साथ वाबस्तगी है, और जिसके बेसिस के ऊपर कश्मीर का जैसा साहब ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शह रह गए। जब हम एक 72 साल एक कोर इशू को लेके चल रहे हैं, तो इस वक्त जैसे राणा साहब ने कहा कि पॉलिसी बनाने से पहले आपको फॉरेन ऑफिस को, फॉरेन मिनिस्ट्री को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, या जो भी आपके स्ट्रेटेजिक अलायंस हैं मुल्क के अंदर, उनके साथ बैठ के आप डिस्कस करेंगे हम ये काम करने जा रहे हैं। हमारे साहब जैसे मैंने भी पहले कहा, एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे साहब ने पहले ही स्टेटमेंट ऐलान कर दिया, हमने अलाउ कर दिया है कपास और चीनी को हमारे से धागा इंपोर्ट करें। अब ये सोलो फ्लाइट वाली बात है, इंडिपेंडेंटली आप ये ऐलान कर देते हैं, और फिर कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है। योर मैसेज हैज़ गॉन अक्रॉस द बॉर्डर्स एंड द पीपल ऑफ द ड्यूल साइड, उनका डेफिनेटली जैसे राणा साहब ने भी कहा, अपना प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा कि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है बिजनेसमैन का दूसरे बिजनेसमैन के साथ होता है। हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हो, हम चाहते हैं कि इंडिया आए वो लोग यहाँ आए, दो तरफा बाइलेटरल होनी चाहिए। लेकिन उसके जो कोर इश्यूज हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आप ये करें। अब उन्होंने ऐलान कर दिया, अगले दिन कैबिनेट ने टर्न डाउन कर दी वो सारी की सारी अनाउंसमेंट। अब अभी इजलास हो रहा है बनीगाला में, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको चेयर कर रहे हैं, फॉरेन ऑफिस वाले वहाँ गए हुए हैं, वो बात होगी। क्या ही अच्छा होता कि पहले सारे लोग एक पेज में हों, इससे इस मुल्क की जो वीक गवर्नेंस है ना, उसका आपको पता चलता है कि हमारी गवर्नेंस कितनी वीक है, हमारी डिसीजन मेकिंग कितनी और बहुत सारी चीजें इस पे बात करते हैं। एक बड़े इंपॉर्टेंट आप सब लोगों ने पहलू उठाया, नासिर साहब, सर अगर चीनी नहीं मंगवा रहे हम, तो एक खदशा सा पैदा हो गया है कि क्या इसका बहरान तो पैदा नहीं हो जाएगा, और फिर जो एक बीच में ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया होता है वो चीनी गायब कर देगा, फिर हमें उसकी किल्लत महसूस होगी, फिर हम महंगे दामों ज़ख़ीरा करदा चीनी दोबारा ख़रीद रहे होंगे, फिर हम एक ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे, फिर हम कहेंगे कि नहीं भारत से मंगवाना बहुत ज़रूरी है। सर ये इसी तरीके से होगा, और हमेशा ही ऐसा ही होता आया है कि ये जो बेनिफिट है, जिस टाइम ये अभी चीनी आपने रुकवाई है इंडिया से, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, आप कहीं से भी उसको इंपोर्ट करें जहां से आपको सूट करती है, जहां से आप अपने लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन ये पॉलिसी मैं पिछले कई प्रोग्रामों में आपके साथ भी डिस्कस कर चुका हूँ। यही प्रॉब्लम हमें गैस में आती है, यही एलएनजी में आती है। हमें एट दी 11th आवर जब हमारे सर में चीज पड़ जाती है, हमें तब याद आता है इंपोर्ट करने का। अदरवाइज अब जितना ये गैप आएगा, आपको अगला महीना रमजान का शुरू होने वाला है, 1 हफ्ते 2 दिन के बाद आपको जितनी शॉर्टेजेस आएगी, इनको बेनिफिट मिलेगा जिन लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोजी की हुई है। जब वो अपनी चीनी बेच लेंगे, अब फिर आप महंगे दामों इंपोर्ट करेंगे और सब्सिडाइज करके आप लोगों को बेचेंगे। उस टाइम तक ये जितना माफिया है ये अपना बेनिफिट निकाल चुका होगा। अच्छा राणा साहब, सब्सिडाइज करेंगे, सब्सिडी वाला आटा तो मिल नहीं रहा हर जगह। आपके अपने शहर फैसलाबाद में नापैद हुआ हुआ है सब्सिडाइज आटा, बल्कि मैंने खुद 1-2 जगह पता किया तो वो तो कहते हैं कि वो कोई 7-8 बोरियां आती हैं फिर ख़त्म हो जाती हैं, आवाम को महंगा आटा ही खरीदना पड़ता है। देखिए, खाली आटा मिलने की का मसला नहीं है। जो आटा मिलता भी है सब्सिडाइज्ड आटा, उसकी क्वालिटी इतनी खराब होती है कि फिर उसको लोग लेना पसंद नहीं करते और फिर वो मजबूर हो जाते हैं कि महंगा आटा लें। देखिए, शुगर का इशू जो है वो यही है कि 4 महीने में पूरे साल की प्रोडक्शन हो जाती है। फिर वो जो पूरी प्रोडक्शन है वो सारी उन 4 महीने में नहीं सेल होती, वो थ्रू आउट द ईयर सेल होती है। और फिर सप्लाई डिमांड और उसको रिलीज किया जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और प्राइस जो है वो फिर मनूवर की जाती है। देखिए, यहाँ हुकूमत का कंट्रोल जो है वो सबसे अहम है कि हुकूमत एक तो पहले ओवरऑल पिक्चर को जो है वो देखे कि कितनी आउटपुट जो है वो शुगर की आने वाली है, और अगर उस आउटपुट में कमी है पूरे साल की डिमांड से तो फिर हुकूमत को इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। और आप अगर पिछले काफी सालों में देखेंगे तो चीनी पिछले 2 सालों से इंपोर्ट हो रही है, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारे साल इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी। आटे में भी यही हुआ। तो ये ओवरऑल मिस मैनेजमेंट है या मिस गवर्नेंस है हुकूमत की
कि जहां आज हम चीनी को भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आटे को भी इंपोर्ट कर रहे हैं, और इसी तरह कपास के अंदर भी, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है अभी लो ग्रोथ के अंदर फंसा हुआ है। आपने देखा कि जो 12 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन थी, आज कॉटन की जो है वो 5 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन रह गई है। और आज आप मजबूर हैं, क्योंकि सूतर की प्राइसेस बेतहाशा बढ़ी, अब तो आलमी मंडी में कमी की तरफ वो जा रही हैं। तो कुछ जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको रिलीफ मिला है कि इंपोर्टेड सूतर जो है वो सस्ता मिल रहा है, लेकिन जो हमारी बिस्मिल प्रोडक्शन रही है उसकी वजह से ये डिमांड है टेक्सटाइल सेक्टर की कि हमें अगर इंडिया से इजाजत दी जाए तो वो तीसरे दिन जो कॉटन है वो हमारी फैक्ट्रीज के अंदर पहुंच जाएगी। ठीक है, करीब होने की वजह से ये एक फायदा हो सकता है। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ। एक बात थी कि आटे के हवाले से जिसका जिक्र हो रहा है, तो 1800 रुपये फी मन कीमत मुकर्रर हुई है गंदम की, और कहा यह जा रहा है कि ये जितनी भी होगी आटा सस्ता मिलेगा। ये कैसे होगा? वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अब जरा बात करेंगे आईएमएफ का बढ़ता असर और फिर आवाम पर जो प्रेशर है। आईएमएफ की एक और शर्त पूरी हुई, 150 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म हो गई। हमाद अजहर साहब ने ये कहा है कि जो टैक्स छूट खत्म हुई है आवाम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेटर्स हैं, जो इकोनॉमी पर बात करने समझ बूझ रखने वाले लोग हैं, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं, उनके तमाम हजरात से मेरी अपनी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि बोझ पड़ेगा और मुख्तलिफ चीज़ें महंगी होंगी, और फिर कोई नया बजट मिनी बजट की शक्ल में भी हो सकता है और बजट की शक्ल में भी एक नया तूफान आ सकता है। नईम साहब, देखिए, आईएमएफ और फैटफ इस वक्त ये दो चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही हैं। पैसे इतने उन्होंने दिए नहीं हैं जितना वो पाकिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल चाहते हैं। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी की बात हो रही है। अगर स्टेट बैंक खुद मुख्तार होता है तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, उसका किस तरह सिस्टम चलेगा, कैसे इकॉनमी चलेगी, कैसे वो इंडिपेंडेंट होगा, कैसे वो सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा। आपकी पॉलिसी रेट के अनाउंसमेंट हैं, आपका जो ये एक्सचेंज रेट है, इसको कंट्रोल करना है। ये अभी देखिए, आपने अपनी इकॉनमी का सत्यानाश इस तरह कर लिया हुआ है कि देखिए, हमने डॉलर को 110 रुपये से अगर हम 165 रुपये ले गए तो हमारे सामने मकसद क्या था कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी। एक्सपोर्ट तो हमारी पिछले 20 साल से बढ़ ही नहीं रही। इम्पोर्ट हमने कम कर दी, इंपोर्ट हमने कम कर दी। उसकी वजह से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें वो नैरो हो गया। लेकिन हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है, अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ें, अगर आप दूसरे इदारों की रिपोर्ट पढ़ें, तो हम 0.4% की बात कर रहे हैं, यानी कि मुश्किल से हम माइनस से बच रहे हैं। जबकि कहाँ हम आज से 5-6 साल पहले 5% अबव के ऊपर हमारी इकनॉमिक ग्रोथ, इवन 2018 में हमारी इकनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी थी। तो ये सारा गवर्नमेंट को बजाय इसके कि इन चीज़ों पर बैठ के गौर करे, वर्ल्ड बैंक की जो सिफारिशात हैं उसके ऊपर देखें हम उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी एक्सपोर्ट को कैसे। हमें तो हर वक्त जैसे आज का जी आप कैश अगर प्रॉपर्टी की खरीदेंगे तो एफएटीएफ की एक और शर्त है कि आप कैश प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब एक दिन आप एग्जम्पशन दे रहे हैं, एक दिन आप मिनिस्ट्री दे रहे हैं। आज आपने खबर सुना दी कि जी अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा एकदम आपका सरमाया सारे के सारे जाएगा। आईएमएफ का बढ़ता हुआ असर, आवाम भी परेशान, बहुत सारी चीज़ें। मुझे बताएं बिजनेस कम्युनिटी क्या सोच रही है सारी चीज़ से? ये जो खुद मुख्तारी है स्टेट बैंक की, मैं अक्सर लोगों से बात कर रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि अब वज़ीर ख़जाना या मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़जाना हो जाएं, चाहे शौकत तरीन आ जाएं, वो बस साइनिंग अथॉरिटी रह जाएंगे, काम बाकी स्टेट बैंक नहीं करना है। देखिए, जहाँ तक स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का ताल्लुक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये डेफिनेटली होनी चाहिए, बट अप टू सम एक्सटेंट चेक एंड बैलेंस जरूर होना चाहिए। उसके ऊपर कोई हर्ज नहीं है, गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि इस तरह पिछले हमारा ये अक्सर में कुछ गवर्नमेंट से रहा है कि ये प्राइवेट जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, ये स्टेट बैंक के ऊपर अपना असर रसूख डालकर और वहां से उसको लेके काफी कर्ज निकाल देती है। वो तो ठीक है उनके पास हो, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट की उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रहना जरूरी है। बिल्कुल माता पिता आजाद नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को जो है ना, अपना जो डाटा सेंटर है वो ज्यादा मौसर और सिक्योर बनाना चाहिए, ताकि जो आईएमएफ का जितना असर है, वो जिस तरह अभी नईम साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि इतना हम कर्जा लेते नहीं है जितनी वो हमें डिक्टेशन करवाते हैं, जितनी वो हमारे ऊपर पाबंदियां लगाते हैं। उस चीज़ों से बचने के लिए हमें एक ऐसा बीच में वजीर खजाना चाहिए, हमें एक ऐसा मीडिएटर चाहिए जो इन तमाम चीज़ों को बैलेंस कर सके। राना साहब देखिए,
आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग बिल्कुल स्टेट बैंक को जो है वो होना चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान की मीशत के लिए आज के दिन ये चीज मुफीद रहेगी नहीं रहेगी, इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है। मेरा मौक़िफ़ ये है इसके अंदर कि आपने देखा कि पहले जो IMF के साथ जब ये आपने डील साइन की और उसके नतीजे में आपने एक्सचेंज रेट को फ्री फ्लोटिंग किया और उसके नतीजे में आपने मनी सप्लाई भी जो है वो हुकूमत के हाथ से किसी हद तक ले ली और मॉनेटरी पॉलिसी भी आपने जो है वो आजाद कर दी, या IMF से आपने इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा रखी मॉनेटरी पॉलिसी। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि बेइंतहाशा महंगाई हुई और आपका जो डॉलर है वो पकड़ा नहीं गया और डॉलर आपका 170 पे चला गया। यहां मैं आपके दीगर प्रोग्राम्स में कहता रहा कि डॉलर रुपी जो है वो अंडर वैल्यू है, इसको 150 140 तक भी लाया जा सकता है। तो आज हुकूमत क्योंकि IMF के प्रोग्राम से अलग थी तो हुकूमत ने सारे वो काम किए जो वो करना चाहती थी कि इंटरेस्ट रेट को कम किया, और उसका नतीजा क्या आया कि आज आपकी LSM जो है वो अच्छी ग्रोथ रेट के साथ ग्रो कर रही है। तो मैं समझता हूं कि हमारी इकोनॉमी जहां कुछ अरसा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो पॉजिटिव हो गया, अब वो नेगेटिव हो गया, तो कहने का मतलब इस तरह की फ्रेजाइल इकोनॉमी जो है जहां आपकी फिस्कल डेफिसिट जो है वो 8 से 9%, 10% ऑफ GDP पे चला जाता है, तो वहां आप इसको टोटली तौर पे ऑटोनमस करें तो ये मेरे ख्याल से ये ठीक रास्ता नहीं होगा। चलिए जरा ताजिर बिरादरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं राना साहब। मैं जरा नासिर भाई भी यहाँ बैठे हैं। नासिर मिर्जा साहब, ताजिर आप जब मुल्क से बाहर थे तो आपको याद होगा बड़ी परेशानी हो गई अचानक से दुकानें 6 बजे बंद करने वाली। ताजिर बिरादरी इस वक्त दुकानें खोलना, दुकानें बंद करना, क्या इस चीज़ के मुतामिल है? और क्या हमारी इकॉनमी और टैक्स कलेक्शन जो कि ताजिरों के इस बिज़नेस से जुड़ी है तमाम तर, और फिर आवाम के उस पैसे से जो ख़रीदारी पर सर्फ होता है, अगर ये चीज़ें कोई बेहतर मरबूत पॉलिसी नहीं होती तो आप समझ रहे हैं कोई नया मुश्किल हालात गवर्नमेंट के लिए हो सकते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ, जो गवर्नमेंट जितने भी मेजर्स ले रही है उसमें हमारी तरफ से भी कुछ कोताहियां हैं। आपने जो इकोनॉमी की बात की, इकोनॉमी जब चलेगी जब हम जिंदा बचेंगे। ये छोटी सी बात है, बड़े सोशल मीडिया में पिछले दिनों से एक क्लिप चल रहा है कि 5 रुपए का हम मास्क नहीं लगाते और हम बात करते हैं मार्केटें बंद करने की, इन तमाम चीजों की। तो मैंने जब भी हमारी मुलाकात हुई DC साहब से, कमिश्नर साहब से, तो हमने उनको यही कहा कि सर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। आगे रमजान आ रहा है, लोगों के कारोबार के दिन है, उसके अंदर हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मतलब इस किस्म की पॉलिसी की जाए। एक तो जो 2 दिन की बंदिश है इसको भी हमने रिक्वेस्ट की हुई है गवर्नमेंट से कि उसको 1 दिन के ऊपर लाया जाए, और इसकी जो टाइमिंग है कम अज कम, मतलब इसको ज्यादा एक्सटेंड ना भी किया जाए, लेकिन 8 बजे तक इसको परमानेंट आइंदा के आने वाले दिनों के लिए, हमेशा के लिए 8 बजे के लिए पाबंदी लगा जाए कि 8 बजे तमाम मराकज़ जो है वो बंद कर दिए जाए। अच्छा नईम साहब, ये जो बात नासिर साहब कर रहे हैं, एक आम ख्याल है कि अगर टाइम ज़रा बढ़ा दें आप तो लोगों के लिए आसानी होगी, जमघट्टा नहीं लगेगा, लोगों को जल्दी नहीं। देखिए सर, एक कल्चर हमारा बन गया ना कि लोग लेट नाइट शॉपिंग करने आते हैं। बाहर के मुल्कों में आप जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, 5 बजे मार्केटें, 7 बजे बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर, 5 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। हम वो चीज़ क्यों नहीं अडॉप्ट करते? और ये कोविड के रेफरेंस से, जैसे मिर्ज़ा साहब ने कहा, मैं बिल्कुल इसको सेकेंड करता हूँ कि ये इतनी खौफनाक वबा है। आज 5200 लोग, यानी कि 5000 से ऊपर आज लोग हो गए और 98 की डेथ है। और जिन लोगों के साथ ये हो रहा है, मेरे अपने एक बहुत ही अजीज़ दोस्त जो है वो इस वबा का इसका शिकार हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये कितनी तकलीफदेह चीज़ है। हुकूमत के साथ बिजनेस कम्युनिटी को भी देखें। कहते हैं आज इंग्लैंड ने हमारी फ्लाइट बंद कर दी। यस सर, बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करनी, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोग्राम में। नासिर मिर्ज़ा साहब, सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आपका भी शुक्रिया। राना एहसान अफजल खान साहब का भी शुक्रिया। नईम सिद्दीकी साहब का भी शुक्रिया। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।